नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्स बुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बिहार पीसीएस का जो पढ़ाया जा रहा है इस समय, जानिए अपने प्रदेश के अंतर्गत मैं दूसरी क्लास लेने के लिए आप लोगों को लिए आया हूं और इसमें आप लोगों का एक संक्षिप्त हम चर्चा करेंगे, बिहार के बारे में जानेंगे। इसका बिहार नाम कैसे पड़ा और अलग कब कब हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक स्थिति क्या है और भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम संपूर्ण एक एक चैप्टर को लेकर विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग जानिए अपने प्रदेश के अंतर्गत आज बिहार का दूसरा क्लास देखेंगे और इसका संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि बिहार कब अलग हुआ, कब कब अलग हुआ, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रशासनिक राजधानी कहाँ है और न्यायिक राजधानी कहाँ है, और वहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना कब किया गया था, और साथ ही साथ हम वर्तमान स्थितियों को, भौगोलिक स्थितियों को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले पेज पर। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बिहार। बिहार राज्य बिहार ही क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे पौराणिक इतिहास है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार की सांस्कृतिक और इतिहास बहुत ही गौरवमयी रहा है, और वहाँ पर आप प्राचीन काल से देखेंगे तो संपूर्ण न केवल विश्व पर बल्कि संपूर्ण भारत पर न केवल बल्कि भारत के इर्द गिर्द जितने देश आ रहे थे उस पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग 16 महाजनपद जानते हैं। 16 महाजनपद में एक महत्वपूर्ण महाजनपद था आपका मगध। मगध जो था वर्तमान समय में आप अगर देखें तो पटना के इर्द गिर्द वाला जो एरिया है वहीं आपका मगध है, और मगध का इतना बड़ा प्रभाव था कि इसका अशोक मौर्य काल में इसका संपूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव था। अगर आप बुद्ध का जब प्रचार होने लगा कलिंग के बाद, तो उस समय ज़्यादा इसका जो एक प्रकाश है पूरे संपूर्ण विश्व में, या कहें कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो देश थे उस पर एक पूरा प्रभाव देखने को मिला। और वहीं से आपका बौद्ध धर्म यहाँ पनपा, और बौद्ध धर्म पनपते समय इसे विहार एक वहाँ पर कंसेप्ट आया। इतिहास में भी आप लोग पढ़ते होंगे विहार वह स्थान, वह जगह होती थी जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रुकते थे, और बिहार जो राज्य है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में विहार बने हुए थे, और उसी को आगे चल के आपका बिहार के रूप में जाना गया। तो आप लोग इसके नाम के ओरिजिन के पीछे का कंसेप्ट समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ की राजधानी। राजधानी किसे कहते हैं, एक मन में प्रश्न आता है, राजधानी किसे कहा जाता है। राजधानी का अर्थ है, पहले अगर आप देखें तो जहाँ राजा का निवास स्थान होता था, यानी जहाँ से प्रशासनिक गतिविधियाँ चलती थी, और वर्तमान समय में जहाँ केंद्र उस राज्य अथवा प्रदेश या देश का जहाँ से नेतृत्व किया जाता है, प्रशासनिक कार्य चलती हैं, उसे राजधानी कहा जाता है। और राजधानी आपका पटना है, और यहाँ पर न्यायिक राजधानी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर आपका हाई कोर्ट स्थित है। अगर वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक राजधानी है वह आपका लखनऊ है, और न्यायिक राजधानी की बात की जाए तो वह इलाहाबाद है। आगे हम लोग चलते हैं स्थापना दिवस। स्थापना दिवस का अर्थ यही है कि यह राज्य अस्तित्व में कब आया, और उस डेट को हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, और यह आपका 22 मार्च प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है बिहार के स्थापना दिवस के रूप में। वहीं अगर बात किया जाए कि पहले आप लोग जैसे जानते हैं जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका शासन चलने लगा, तो वह धीरे धीरे शासन जब वह औपनिवेशिक शोषण के एक दायरे में बढ़े तो भारत के कोने कोने से एक जन आंदोलन उनके विरुद्ध पनपने लगा। जब जन आंदोलन पनपने लगा तो वहाँ पर हुआ क्या कि कुछ क्षेत्रों में
प्रबुद्ध लोग जो पढ़े लिखे थे या जो वैसे थे जो जानते थे कि हमारा शोषण हो रहा है, तो उस इलाके में अपना मांग करने लगे। तो अंग्रेज इतने चालाक किस्म के थे कि वह डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाए, और डिवाइड रूल का नीति के अंतर्गत वह या तो धर्म के आधार पर बांटे या तो फिर क्षेत्र के आधार पर बांटे, ताकि वह अपने रूल को सुचारू रूप से अपने नीतियों को लागू कर सकें और भारत का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर सकें। तो उसी के अंतर्गत आपका 1905, आप लोग यह डेट याद रखिएगा, इसी समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, और उसने क्या काम किया कि बंगाल को अलग कर दिया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल, और इसे इसलिए बांटा गया क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी इन्हीं क्षेत्रों की थी, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह। और उसी के अंतर्गत फिर काफ़ी मात्रा में विरोध होने लगा पूरे संपूर्ण भारत में। तो इसको देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने इसे कैंसिल कर दिया, मतलब इसे टाल दिया। लेकिन फिर लॉर्ड हार्डिंग आता है, वह भी जब वायसराय बन के आता है तो 1911 में 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार आयोजित होता है, और उसी समय राजधानी कलकत्ता से जो है बदली जाती है, आपका दिल्ली होती है। तो दिल्ली जब होती है तो यहाँ पर उस समय जो वहाँ इंग्लैंड का ही रूल था, तो इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, वह आते हैं, और वह आते हैं तो दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार में बिहार जो बंगाल है उसे अलग करने की घोषणा की जाती है, और वहाँ से आपको बिहार को बंगाल से अलग किया गया। और यह आप देखेंगे यही उस समय का जो 1911 है, उस समय यह घोषणा हुई थी। आइए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। फिर 22 मार्च, यह डेट इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेट लिखे गए हैं यह महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षाओं में अक्सर यह यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर उठाता है। 22 मार्च को बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के रूप में घोषणा की गई थी। वहीं अगर बात किया जाए 1 अप्रैल 1912 को, तो यह आपका संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। आपका जो बिहार था और उड़ीसा वाला था, और उसमें वर्तमान समय में झारखंड भी शामिल था 1912 तक। सॉरी। फिर 28 मार्च 1936 को बिहार में विधान परिषद का गठन किया जाता है, यानी यहाँ से आपका विधान परिषद संबंधी गतिविधियां होती हैं वह प्रारंभ हो जाती हैं। और आइए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। यह महत्वपूर्ण डेट है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अभी भी झारखंड जो है आपका बिहार के अंतर्गत है, और 1936 से लेके 1936, यह देखिए यह मैप है, यह आपका उड़ीसा है और यह आपका बिहार वाला एरिया है, और यहीं से अलग हुआ। उसके बाद 1936 से आपका 2000 तक आपका जो कहा जाए झारखंड और बिहार दोनों संयुक्त रूप में एक प्रदेश के रूप में यहाँ राजनीतिक गतिविधियां चलती रहीं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ एक चीज छूट गया है, उससे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं। नवंबर 2000 को आपका बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। यह भी आप लोग एक फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि यह भी डेट आपका पूछ देता है। और उस समय 3 राज्य अलग हुए थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या उत्तरांचल जाना जाता है, और आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और आपका बिहार से झारखंड। आइए हम लोग आगे अगले पेज पर चलते हैं।
अब हम लोग न्यायिक कार्य विधियों के बारे में बात कर लेते हैं कि बिहार में जो उच्च न्यायालय का जो स्थापना किया गया था वह 1 दिसंबर 1913 को स्थापित हुआ था और इसका उद्घाटन जो है वह आपका 3 मार्च 1916 को किया गया था। यह आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यह 1913 में यह बना था और यहीं से आपका न्यायिक गतिविधियां आज भी सुचारू रूप से चल रही हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए, हर राज्य की एक वृक्ष है, वह सिंबॉलिक रूप से अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो जो वृक्ष पीपल है वही वहाँ का राजकीय वृक्ष है। आप देखेंगे जितने पुलिस हैं या कोई सिंबल है वहाँ की राज्य सरकार का, तो उसमें वृक्ष दिखाया जाता है, वही आपका यहीं से लिया गया है राजकीय वृक्ष। और पीपल जो है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से प्रेरित है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो अपना वह एक तरह से जब गृह त्यागे थे और लंबे समय के लिए वह उस पर गए थे, बाहर गए थे ज्ञान प्राप्त के लिए, तो उस समय उन्होंने वृक्ष के पेड़ के नीचे ही अपना वह किए थे, पीपल का वृक्ष था। तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा और यह वहाँ का राजकीय वृक्ष के रूप में इसे मान्यता दी गई है। आगे हम लोग चलते हैं। अगर पुष्प की बात की जाए राजकीय पुष्प की तो गेंदा है, और आप लोग अगर वाकिफ हैं, अगर ये उत्तर प्रदेश बिहार से हैं तो आप लोग बेहिचक इस पुष्प से वाकिफ होंगे, क्योंकि यह एक तरह से घरेलू पुष्प है, हर दूसरे तीसरे घर में यह दिखाई देता है। तो इसको आप इस पुष्प के आधार पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है, और यह अक्सर इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। राजकीय पशु की बात की जाए तो वह आपका बैल है, और इससे पहले 2013 से पहले जो था वह आपका रीछ था, रीछ जानवर होता है, वहीं आपका वहाँ का राजकीय पशु था। अगर वहीं बात की जाए राजकीय पक्षी की तो गौरैया है, उससे पहले आपका नीलकंठ वहाँ का राजकीय पक्षी था। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार कहाँ स्थित है, इसका अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार क्या है, इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रमुख नदी क्या है, और अन्य चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। यह मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जब हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं और यह काल्पनिक लाइन होती है, और यह जो होता है यह आपका अक्ष होता है, यानी कि आपका इस जगह से लेके यह जो एरिया है इसकी बात कर रहा है। यह आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, और यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और वहीं देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो देशांतर जब होता है, आपका यह ग्लोब है, ग्लोब पर ऐसे जो लाइन ड्रा की जाती है इसी को आपका देशांतर कहा जाता है, और इसका जो विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, और यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। आप लोग ऐसे लाइन ड्रा करेंगे तो यह आपका जो आएगा वह यहीं आएगा, और इसका जो अंतर है लगभग आपका 5 डिग्री के करीब है, और यह लगभग 3 डिग्री के आसपास पड़ता है। वहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किमी
कुल क्षेत्रफल बिहार का है। वहीं बात की जाए लंबाई की, क्योंकि बिहार जो है वह आपका आयताकार है, लगभग आयताकार है, तो लंबाई की बात की जाए उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की बात की जाए यह लंबाई, तो यह आपका 345 किलोमीटर है। वहीं चौड़ाई की बात की जाए तो आपका पूरब से पश्चिम तक यह आपका 483 किलोमीटर है। अगर वहीं बात की जाए समुद्र तल से ऊंचाई तो यह लगभग आपका 173 फीट है, क्योंकि आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र एक मानक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं राजगीर जब भी मकान या कोई चीज़ का निर्माण करते हैं तो वह एक पानी के पाइप से वह लंबाई नापते हैं, और वह सबसे ऑथेंटिक तरीका होता है कि किसी दूरी के आधार पर, मान लीजिए कोई एक मकान यहाँ पर बन रहा है, एक दीवार यहाँ पर बन रहा है, तो इसकी लंबाई अगर नापनी हो तो वे लोग पाइप ऐसे रन करते हैं और उसी पाइप में पानी भरा रहता है और उसी आधार पर वह नापते हैं और वह सबसे अच्छा पैमाना माना जाता है। तो आपका 173 फीट की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगर प्रशासनिक बात की जाए तो बिहार में वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं वह आपका राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यह आपके नीतीश कुमार हैं। 2005 से ही आपके बीच में जीतन राम मांझी कुछ समय के लिए बनते हैं, फिर उनका ही कार्यकाल आपका हर बार रिजाइन देते हैं अलग अलग गठबंधन के साथ और वह सरकार बना लेते हैं, कभी आपका आरजेडी तो कभी आपका बीजेपी के साथ, और किंग मेकर की भूमिका में हमेशा नीतीश कुमार जी अपने आगे खड़े रहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर वहीं प्रमंडल की बात की जाए तो 9 प्रमंडल हैं। पटना है, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और आपका भागलपुर, ये आपके प्रमंडल हैं। वहीं अगर कुल जिले की बात की जाए तो 38 कुल जिले हैं। अगर वहीं सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला जो है वह आपका पश्चिमी चंपारण है और यह क्षेत्रफल में है। वहीं अगर जनसंख्या की स्थिति से बात की जाए तो पटना सबसे बड़ा जिला है। अगर वहीं सबसे छोटे जिले की बात की जाए क्षेत्रफल के मामले में तो शेखपुरा है और आपका जनसंख्या में भी शेखपुरा ही सबसे छोटा जिला है। अगर वहीं अनुमंडल की बात की जाए तो जो टोटल अनुमंडल हैं वह 101 हैं। वहीं आपका नगर की बात की जाए तो 199 हैं, यह भी परीक्षा में आपके पूछ चुका है। वहीं अगर महानगर की बात की जाए तो महानगर आपके सिर्फ एक है, वह आपका पटना है, और महानगर उस जिले या उस नगर को डिफाइन किया जाता है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगर नगर निगम की बात की जाए तो टोटल जो नगर निगम है आपके 19 हैं। पहला आपका पटना है, फिर गया है, फिर आरा है, फिर मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम तथा सहरसा, यह आपके नगर निगम हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, यह मान लीजिए कहीं कोई हेर फेर होता है तब पूछता है, नहीं तो यही पूछ देगा कि कितने नगर निगम हैं। फिर उसके बाद आता है विधानमंडल। विधानमंडल यहाँ के द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बतलाइए कि भारत के कितने प्रदेश में आपके विधानमंडल और विधान परिषद दोनों हैं, यानी द्विसदनीय है। वहीं विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो 243 कुल सीटें हैं, और वहीं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की बात की जाए तो आपकी
38 हैं। वहीं आपकी अनुसूचित जनजाति वाली सीटों की बात की जाए तो 2 हैं, एक आपकी कटोरिया है और एक आपका मनिहारी है। मनिहारी जो है आपका कैमूर जिला में पड़ता है। विधानसभा परिषदों में सदस्यों की संख्या अगर बात की जाए तो यह आपका 75 है। इसी का आपका 1/3 लगभग होता है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसी के आसपास होता है। यह आपका निर्धारित इसी के आधार पर किया जाता है। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीट में भी इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आपका लगभग 40 सीटें जो हैं लोकसभा में यहाँ के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं बिहार से। और अगर लोकसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों की बात की जाए तो यह आपके 6 हैं। उन सीटों की भी बात कर लें हम लोग। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम, यह सीटें जो हैं वह आपके अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 16 है, क्योंकि कभी कभी राज्य और वह आपका सीट राज्यसभा की सीटें या लोकसभा की सीटें कूट में मिलाने के लिए भी पूछ देता है। उसमें 3-4 प्रदेश दे देगा और एक तरफ आपके सीटें देगा और क्रम से आपको मिलाना होगा। यह अक्सर प्रश्न पूछ देता है ऐसे। और पटना सचिवालय के निर्माण की बात की जाए तो यह आपका 1913 से 1917 के बीच में यह बन के तैयार हुआ। अगर वास्तुकार पूछा जाए तो जोसेफ मुनिस्गर जो था वही आपका इसके वास्तुकार थे। अगर पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता का बात की जाए तो मार्टिन बर्न जो थे वह इसके निर्माण करता थे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इससे हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार जो राज्य है वह कितनी राज्यों से सीमा शेयर करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे शेयर करता है और कौन कौन से जिले हैं उससे भी। और कभी कभी पार्टिकुलर एक जिला उठा देगा और पूछ देगा इसके इर्द गिर्द कितने जिलों से इसकी सीमा शेयर होती है। वर्तमान समय में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है, या तो कोई नदी जैसे आपका पूछ दिया कि गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, या गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है, गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है और कहाँ निकलती है। ऐसे क्वेश्चन बिहार में अक्सर पूछे जाते हैं। वहीं झारखंड की बात की जाए तो झारखंड टोटल 8 जिलों से शेयर करता है अपनी सीमा को। सबसे पहला आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आपका झारखंड यहीं होगा पड़ेगा, यह वाला एरिया आपका झारखंड का है। तो आपका यहाँ देखेंगे यह वाला आपका यहाँ पर हल्का सा आकर मिल गया है, तो यह रोहतास से हम गिनेंगे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, यहाँ तक। फिर उसके बाद आपका भागलपुर और कटिहार, यह भी दोनों जिले आपके टच करते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश भी आपका 8 जिले, बिहार के जो 8 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। पहला आपका है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और आपका पश्चिमी चंपारण। यहाँ से हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए ये हल्का से जो है रोहतास वाला एरिया यहाँ पे टच करता है और यह आपका उत्तर प्रदेश है और यह आपका सोनभद्र यहाँ उत्तर प्रदेश में लगता है। तो आपका यह रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज और आपका पश्चिमी चंपारण। गोपालगंज जो है यही आपका लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के जो बिहार के 3 जिले हैं वो पश्चिम बंगाल से लगते हैं। आपके पहला कटिहार है, फिर पूर्णिया है, फिर उसके बाद किशनगंज है। देखिए आपका यहाँ से चालू होता है, यह आपका कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, यह तीनों जिले हैं। वहीं राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले देश की बात की जाए, देश का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा,
तो आप लोग यहाँ जानते हैं यह नेपाल है, नेपाल से टच करता है, तो इसलिए एक देश हो गया जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका बिहार के साथ शेयर करता है। तो सटे जो जिले हैं वह टोटल संख्या आपकी 7 है। पहला जो जिला है वह आपका पश्चिमी चंपारण है, फिर उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण है, फिर उसके बाद आपका सीतामढ़ी है, फिर उसके बाद है आपका मधुबनी, फिर सुपौल है आपका यह, फिर उसके बाद अररिया है, फिर आपका किशनगंज है, या आपका अररिया है और किशनगंज है। तो यह स्थिति है, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल बात किया जाए, अगर भारत का मैप आप लोग उठा लें, यह पूरा भारत का मैप है, तो संपूर्ण भारत के मैप में आपका 2.86% जो है वह लगभग एरिया आपका बिहार पड़ता है। बिहार का टोटल जो जनसंख्या टोटल जो आपका बिहार का क्षेत्रफल जो हिस्सेदारी है वह आपका 2.86% है। वहीं अगर कुल वन की बात की जाए प्रतिशत में, तो यह संपूर्ण भारत के कुछ वनों के क्षेत्रफल में 7.84% है, और यह 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार है। 2 साल पर रिपोर्ट बदलता जाता है, तो इस बार आप लोग पढ़ के जाइएगा नया वाला रिपोर्ट। अगर जलवायु की बात की जाए, तो यहाँ की जो जलवायु है यह आपकी मानसूनी जलवायु है। वहीं सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गंगा है। गंगा की टोटल जो लंबाई है वह लगभग 445 किलोमीटर है। किलोमीटर है। यह आपका गंगा यहाँ से प्रवेश करती हैं और यहाँ पर आपका कटिहार से और भागलपुर से बाहर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं। और यहाँ पर जो एक और नदी हमेशा जो चर्चा में रहती है वह आपका कोसी नदी है। और कोसी नदी इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपना इतना तेजी में मार्ग परिवर्तित करती है और इसके रास्ते में जो भी ज़िले हैं और इस ज़िले के इर्द गिर्द जो लोग निवास करते हैं वह हमेशा जब भी बरसात का मौसम आएगा, जैसे इस समय बारिश हो रही है, तो वहाँ पर मकान के मकान पूरे के पूरे आपके ढह जा रहे हैं, वह पानी में समाप्त कोलैप्स हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है और इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जिस स्थान से यह गुजरती है बहुत ही भारी मात्रा में यह तबाही करते हुए आगे बढ़ती है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। वहीं अगर बिहार का सबसे गर्म कुंड की बात की जाए तो यह आपका ब्रह्म कुंड है, और यह जो जिला है आपका राजगीर जिला में स्थित है। अगर प्रमुख खाद्य फसल की बात की जाए तो चावल है। आप लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे पूरब की तरफ दिल्ली से, तो आपको खाने में रोटी के जगह आपको चावल की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। और चावल एक सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ भी माना जाता है, क्योंकि आप अगर गेहूं में देखेंगे ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन जो होता है कुछ लोगों को एलर्जी का कारण बनता है, जिसके चलते उनको बचपन से ही आपका गेहूं से तमाम तरह की एलर्जी भी होती है, जबकि चावल से कोई भी बीमारी नहीं पनपती है और एक पोषक का एक अच्छा साधन भी है। और मगध जब समृद्धि के अपने चरम सीमा पर था तो उसमें एक चावल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अगर जनसंख्या दृष्टि से बात की जाए तो भारत का यह तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ का जो लगभग जो पॉपुलेशन है वह 10 करोड़ 24 लाख है। आइए इसी के साथ हम लोग अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को नोट्स बुक IAS में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।